मीरा अपने पति गोपाल के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन शाम के समय दोनों काम से घर आ रहे होते हैं। तभी मीरा की नजर एक सब्जी वाले पर जाती है। सुनिए जी, आज घर में सब्जी नहीं है, यहाँ से लेकर चलते हैं ना, क्योंकि वापस आने की मेरी हिम्मत नहीं है। फंस गया साला। अब तो ये सब्जी लेके ही मानेगी और जेब में पैसे नहीं है। सोच क्या रहे हैं? अब बोलिए ना, लेनी है या नहीं? देखो, मुझे तो दाल बहुत पसंद है, मैं तो दाल खाऊंगा। हाँ, अगर तुमको सब्जी लेनी है तो तुम ले सकती हो। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका मन नहीं है, मेरा है, तो मैं ले सकती हूँ, वरना कोई बात नहीं। हाँ, मतलब तो वही था। अब बाकी तुमको जो ठीक लगे वही करो। ठीक है, अगर आपका सब्जी खाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ दाल ही खा लूंगी। लेकिन फिर मुझे मत कहिएगा कि मैंने कोई सब्जी नहीं ली। ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जो लेना है तुम ले सकती हो, और थोड़ा जल्दी करो, मैं बहुत थक चुका हूँ, घर जाके आराम करना है। आप चलिए, मुझे कुछ नहीं लेना है, जो भी घर में होगा हम वही बनाकर खा पी लेंगे। इतना कहकर अपने पति गोपाल के साथ घर की ओर निकल जाती है। दोनों बात करते हुए सड़क पर जा रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि एक ट्रक तेजी से उसके पति के पास आ रहा होता है। तभी वो अपने पति को जोर से धक्का मारते हुए खुद ट्रक के सामने आ जाती है और इस दुर्घटना में वो अपने दोनों पैर गंवा देती है। इस हादसे से वो पूरी तरह टूट जाती है। समय बीतता है। समय के साथ उसके जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन उसकी निराशा खत्म नहीं होती और एक दिन वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ, मैं ऐसे बोझ बनकर आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्या करोगी तुम? क्या करोगी बोलो? तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? गोदाम में जाकर कैसे काम करोगी तुम? तुम्हारे पाँव है नहीं ना? तो फिर देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सब कुछ मैं संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। आप ऐसे अकेले काम करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे आपकी मदद करनी है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारा पति जिंदा है, वो सब कुछ देख लेगा। समय के साथ साथ ना सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। जो कुछ हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ हो कि मैं नहीं देख सकता, इसलिए ना तुम घर में रह के आराम करो, सारा काम मैं करूंगा। हाँ, शाम को आकर मिलता हूँ। गोपाल इतना कहकर अपने काम के लिए निकल जाता है और मीरा व्हील चेयर के सहारे धीरे धीरे अपने घर के काम करने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। सच में तुझ में जितनी हिम्मत है ना, और किसी में नहीं। तू व्हील चेयर पर बैठे बैठे इस घर का सारा काम कर लेती है, और एक मैं हूँ जो कि दो पैर होने के बावजूद घर का कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। क्या करूँ कमला, सारा काम गोपाल जी के ऊपर तो नहीं छोड़ सकती ना। बेचारे पूरा दिन गोदाम पर काम करते हैं, शाम को आकर खाना बनाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा धीरे धीरे ही घर का काम कर लिया करूं। यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। सच में बेचारे गोपाल भैया पर बहुत काम पड़ जाता है। कहीं इसी बात को लेकर तो तुम परेशान नहीं हो? हाँ, तुमने सही समझा, मैं इसी बात को लेकर चिंता में हूँ। मैं गोपाल जी की मदद करना चाहती हूँ, जैसे पहले किया करती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे करूँ। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम करना चाहो तो। मैं तुम्हें अपनी मालकिन के यहाँ नौकरानी का काम दिलवा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम व्हील चेयर पर बैठी बैठी नौकरानी के सारे काम कर लोगी? नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल कमला, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। मेरे सिर्फ पैर नहीं है, बाकी गुण तो वही है ना। तू किसी बात की चिंता मत कर, बस एक बार मुझे अपनी मालकिन से मिलवा दे। ठीक है, फिर तू कल तैयार रही हो, क्योंकि आज तो वो कहीं गई है। तुझे कल उनसे मैं मिलवा दूंगी। अगर वह तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे तो तेरा काम बन जाएगा और तू गोपाल भैया की मदद भी कर पाएगी। कमला, बस कैसे भी करके कल मुझे ये नौकरी मिल जाए, उसके बाद मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तू चिंता मत कर, मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, वह तुझे जरूर काम पर रख लेगी। वैसे भी मैं कुछ महीनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, उतने टाइम तू संभाल लियो। मेरी मालकिन मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है, अगर मैं उनसे कहूँगी तो मुझे उम्मीद है कि वह मना नहीं करेगी। चल, अब मैं चलती हूँ, मुझे यहाँ आए हुए बहुत देर हो गई है। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन मीरा को अपने साथ अपनी मालकिन कल्याणी देवी के घर लेकर जाती है और उसे सारी बात बताते हुए मिलवाती है। कमला, क्या तुम्हें सच में लगता है
कि ये व्हील चेयर पे बैठे बैठे घर का सारा काम कर लेगी, जो तुम अपनी जगह से काम पर लगाकर जाने की बात कर रही हो। जी मालकिन, आप चिंता मत करिए, मेरी सहेली बहुत ही मेहनती है। वह इस व्हील चेयर पर बैठे बैठे जब अपने घर का सारा काम कर लेती है तो आपके घर का काम करने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप उसे एक मौका देकर तो देखिए। जी मालकिन, मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो आपका बहुत ही उपकार होगा मुझ पर। देखो, मुझे काम देने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे काम कमला को करना है वैसे ही तुम्हें करना है। बस काम में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। मैं काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी मालकिन, मुझे अच्छे से पता है, कमला ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको किसी भी काम में कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम लग जाओ काम पर। और अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं कमला के वापस आने के बाद भी तुम्हें काम पर ही रखूंगी, हटाऊंगी नहीं। मालकिन, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने गांव के लिए भी निकलना है। जब मैं आऊंगी ना तब तुझसे आके मिलूंगी, जब तक तू सारा काम देख लियो। हाँ ठीक है, तू जा और मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से देख लूंगी। कमला मीरा को काम दिलवा कर अपने गांव के लिए निकल जाती है। काम पकड़कर मीरा बहुत खुश होती है और व्हील चेयर पर बैठे बैठे वो घर का सारा काम कर लेती थी। ये सब देखकर कल्याणी देवी बहुत ही हैरान थी। समय बीतता है, तभी एक दिन गोपाल के घर कुछ कर्जदार पैसे मांगने के लिए आते हैं, जिसमें से एक कर्जदार बोलता है, भाई साहब, मैं अपने पैसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत दिन से बोले जा रहा हूँ कि मेरे पैसे दे दो दे दो दे दो, लेकिन हमेशा मेरे पास पैसे नहीं है नहीं है नहीं है ये कहते रहते हो और गायब हो जाते हो। भाई साहब, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं जल्दी आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे खुद आपके पैसे वापस करने की चिंता है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता क्योंकि मुझे आपके कर्जे की चिंता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके पैसे लेके कहीं नहीं भागूंगा। नहीं नहीं, मैं तो आज एक भी नहीं सुनूंगा। आज के आज मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। भैया, आप सिर्फ 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं खुद कल आपकी शॉप पर आकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। मेरे पास सच में इस समय पैसे नहीं है, वरना मैं आपको पैसे दे देता। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है? एक काम करो ना, पैसे नहीं है तो सामान गिरवी रख दो, लेकिन आज मैं बिना कुछ लिए यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कर्जदार और गोपाल आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी मीरा व्हील चेयर के सहारे उनके पास आती है और गोपाल से कहती है, आपने इससे कितने पैसे कर्जे में लिए हैं, मुझे बताएंगे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम सारे पैसे इनको लाके दे दोगी। तुम जाओ, अंदर जाओ, आराम करो, मैं सब देख लूंगा। फिर भी बताइए तो कि आपने इससे कितना कर्जा लिया है, हो सकता है मैं ही आपकी कुछ मदद कर सकूं। तुम मेरी मदद कैसे करोगी, बताओ कैसे कर पाओगी? अंदर जाओ और अपना काम करो। मैंने कहा अंदर जाओ, सुनाई नहीं देता? भैया, ये तो बता नहीं रहे हैं, कम से कम आप ही बता दीजिए कि मेरे पति ने आपसे कितना कर्जा लिया है। इन्हें मुझे 20,000 देने हैं। आज कितने दिन हो गए मुझे लटका के रखा हुआ है। अरे मेरे घर में भी बाल बच्चे हैं, मुझे भी तो पैसे लेके जाने होते हैं घर। मीरा कर्जदार की बात सुनकर घर के अंदर जाती है और वहाँ से 20,000 रुपए लेकर बाहर आती है और कर्जदार को दे देती है। ये सब देखकर गोपाल हैरान रह जाता है। कर्जदार के जाने के बाद गोपाल मीरा से पैसे के बारे में पूछता है, जिस पर मीरा उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर उसकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वो अपनी हरकत के लिए मीरा से माफी मांगता है। और इस तरह से मीरा की मदद से एक बार फिर गोपाल मुसीबत से बाहर आ जाता है। पहले की तरह फिर से एक साथ काम करके अपना घर चलाने लगते हैं और एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। नैना एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो किसी को ना पलटकर जवाब देती और ना ही किसी बात का बुरा मानती। एक दिन नैना अपनी ननद रश्मि के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी रश्मि बाहर से आती है और अपनी भाभी को कमरे में देखकर अपनी माँ माला को बुलाती है। माँ, ये देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाभी मेरे कमरे में जाने के बाद आती है, और तभी मेरे कमरे में मेरा सामान भी गायब होता है। आज तो मैंने भाभी को रंगे हाथ ही पकड़ लिया है।
ये आप क्या कह रही हो ननद जी? मैं भला आपके कमरे से कुछ भी क्यों चुराऊंगी? अपने घर से चोरी करना ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी ननद जी। भाभी अब आप भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। मैं आपकी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ हूँ। खुद तो एक गरीब परिवार से उठकर यहाँ आ गई हो और यहाँ आकर भी चोरी करना शुरू कर दिया। सच सच बताओ, यहाँ से सारा सामान चोरी करके आप अपने मायके भेजती हो ना? नहीं ननद जी, मैं आपके कमरे में बस इसलिए आई थी क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया, लेकिन बस आपके कमरे में ही झाड़ू नहीं लगाई थी और ना ही सफाई हुई थी। मैं बस सफाई करने ही आई थी। हाँ बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से तो तू घर की सफाई ही कर रही है। रोज कुछ ना कुछ हमारे घर से गायब ही हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही घर में चोरी करते हुए? माँ जी, आप भी मुझ पर ऐसे गलत और झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई चोरी करने नहीं आई थी यहाँ। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। माँ, भाभी ऐसे सच नहीं बोलने वाली है। हमें भाभी की तलाशी करनी होगी, तभी सच सबके सामने आएगा। नहीं, ये तो बहुत चालाक है। अब तक तो इसने यहाँ से सामान अपने माँ के घर भी भिजवा दिया होगा। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ अभी भी जिंदा हूँ। इन जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये अपने ही घर में चोरी करके खुद को क्या समझती है कि कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कोई नहीं, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ये चोरी करना ही भूल जाएगी। माला और रश्मि दोनों मिलकर नैना को बहुत ज्यादा मारते हैं। नैना को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सारी बातें अपने पति या अपनी माँ को नहीं बताती। ऐसे ही कई बार नैना की अपने ही घर में कई बार बेइज्जती होती है। उसके अपने घर वाले ही नैना को नीचा दिखाते। कुछ दिनों बाद नैना का पति रोहन नैना को कुछ कागज देता है। नैना, ये मेरे बहुत ही जरूरी कागज है और कल मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ये कागज इधर से उधर नहीं होने चाहिए। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। आप ये कागज माँ को ही दे दीजिए ना। आपको तो पता है ये सब मुझसे नहीं संभाला जाता, फिर भी आप इतने जरूरी कागज मुझे ही रखने को दे रहे हो। अरे यार नैना, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है और अब माँ को सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना। और बस इसलिए ये पेपर्स ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ संभालने के लिए। अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं संभाल कर रख दूंगी। नैना और रोहन की सारी बातें रश्मि और माला सुन लेते हैं। माँ, आपने सुना ना अभी भैया ने इस लड़की से क्या कहा? हाँ मैंने सुना, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा। बल्कि ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये लड़की अब मेरे बेटे को पूरे अपने वश में करना चाहती है। देख रही है कैसे मेरे ही बेटे ने अपने जरूरी कागज मुझे देने से ज्यादा जरूरी इस लड़की को देना सही समझा। हाँ माँ, मैंने सब देखा और सच कहूँ तो ये अच्छा हुआ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रश्मि इतना कहकर अगले ही दिन अपनी माँ के साथ मिलकर सुबह सुबह अलमारी से रोहन के जरूरी कागजात निकाल कर छुपा देती है। जब रोहन वो जरूरी कागजात नैना से मांगता है और नैना को वो नहीं मिलते तो रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यार नैना, मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि ये कागज को आराम से रखना संभाल के, लेकिन तुमसे वो तक नहीं हुआ। तुम खुद अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हें इतने जरूरी कागज के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सच कह रही हूँ रोहन, वो कागज मैंने संभाल कर अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अलमारी से कहाँ चले गए ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कितना झूठ बोल रही है ना भाभी आप। और नहीं तो क्या, साफ साफ झूठ ही है। अरे जब मेरे बेटे ने वो कागज तुझे रखने को दिए थे तो वो कहाँ जा सकते हैं। तू इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। भाभी, आप भैया और हमसे किस बात का बदला ले रही हो? भैया तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इस घर की बहू बनाया उन्होंने, फिर भी आप भैया के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचती रही। सच में ये बहुत गलत किया आपने। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। आप लोग इससे ये बातें बोल के अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या
कि इसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। नैना की सास और ननद दोनों नैना को नीचा दिखाने का एक भी मौका जाने नहीं देते थे, और इस बार तो वो दोनों इतना कर देते हैं कि अब रोहन भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद माला सीढ़ियों से आ रही थी और नैना को वहाँ से आते हुए देखकर खुद गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पड़ोसन आती है। अरे क्या हुआ है माला? मेरी बहू मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने आपको कब गिराया सीढ़ियों से? आप तो खुद गिरी हो। नैना बहू, तू बस कर जा। यहाँ तेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी है, और अब भी तुझे अपनी सास की ऐसी हालत में सहारा देना याद नहीं आया, बल्कि बहस करना याद आया है। बार बार अपनी सास और ननद के अत्याचार से नैना बहुत परेशान हो जाती है। रात में सोते हुए वो खुद से बात करती है। जब यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों ही रहूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नैना रात भर रोती रहती है और रोते रोते सो जाती है। तभी नैना के सपने में नौ दुर्गा माता आती हैं। पुत्री, तुम निराश मत हो। इस नवरात्रे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसने तुम्हें सताया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती हैं और 2 दिन बाद नवरात्रि का पहला दिन आता है, और तभी घर पर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं जो उनके घर को ताला लगाने आए थे। हाय मेरा घर, इतनी मेहनत से इसके पिताजी ने घर बनाया था, अब पता नहीं क्यों इस घर पर ताला लगाया जा रहा है। रोहन बेटा, कुछ कर, इस घर पर ताला मत लगने दे। माँ, मैं क्या करूँ? अरे पिताजी ने कर्जा लिया था घर के नाम पे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ नहीं कर सकती। आप लोग यहाँ गलत समय पर आए हैं। अब भी हमारे पास 10 साल है कर्ज चुकाने के लिए। जरा पूरी जानकारी के साथ आइएगा। नैना की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे 9 दिन बहू में दुर्गा माता आती है, और रोज ऐसा कुछ अनोखा होता है जिसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दशहरे का दिन आता है तो माला और रश्मि फिर नैना को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नैना किसी की नहीं सुनती। वहाँ पड़ोसन, रोहन सब थे। तभी नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सबको लगता है हर बार मैं ही गलत होती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरी सास और ननद है, हर बार वो मुझे नीचा दिखाती रहती है, मेरा अपमान करती रहती हैं। नैना, ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने अब तक कुछ नहीं बोला तो सबने मेरी खामोशी का फायदा उठाया। रोहन, उस दिन जब तुम्हारी फाइल नहीं मिल रही थी तो वो फाइल मैंने नहीं बल्कि इन दोनों ने गायब की थी। और उस दिन जब माँ जी सीढ़ियों से गिरी थी तो अभी मैंने नहीं गिराया था, बल्कि वो जानबूझकर गिरी थी ताकि लोग मुझे ही सुनाएं। माँ, रश्मि, आप दोनों मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे? और अब तक जिसने भी मेरे साथ गलत करना था वो कर लिया है, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी, क्योंकि जिस तरह से 9 रूप माता रानी के होते हैं वैसे ही बहू में दुर्गा माँ दोबारा आ सकती है। बहू में आई दुर्गा माँ को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं, और फिर सब ठीक हो जाता है। कोमल, नाम जैसा वो भी वैसे ही सॉफ्ट नेचर की। कोमल को हर रोज उसकी सास ताने मारा करती। एक रोज, सुन बहू, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं तो खाना बनाकर रखना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। और अगर जरा भी नखरे दिखाई ना तो तेरे लिए सही नहीं होगा। ले पकड़ लिस्ट, और जो भी मैंने लिस्ट में लिखा है ना, ये सारा खाना बन जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी आपने तो लिखा ही नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं। खाना कम ज्यादा बन जाए तो फिर? क्यों कम पड़ेगा? और बहुत सवाल करती है। अरे हमारे टाइम पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे मुंह से सास के सामने चूं भी निकल जाए। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ। अगर खाना बनाने में इधर उधर हो गया या कम ज्यादा हो गया
तो आप मुझे पाताल में ही धंसा दोगी। मुझे तेरा पता है तू ऐसा ही कुछ बोलेगी। और रही बात लोगों की, तो ऐसा कर 10 लोगों का खाना बना दे और हम घर के 4 लोग कुल मिलाकर हो गए 14 लोग। तो जा फटाफट से 14 लोगों का खाना बनाना शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी मैं? इतना सारा खाना बनाने में बहुत वक्त भी लग जाएगा। कोई हेल्प कर दे तो। हेल्प? अरे हमारे जमाने में हमारी सास कुछ बोल दे तो वो लक्ष्मण की रेखा होती थी। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सास कुछ बोले और हम वो काम ही ना करे। अब जा जाकर काम कर, बहुत बातें कर ली, वक्त पर खाना बन जाना चाहिए। सास की ताने सुनकर कोमल चली जाती है और अगली रोज कोमल घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आती है और काम करती बहू को देखकर आराम से बैठी टीवी देख रही कुंती से कहती है, क्या बात है कुंती, अपनी बहू का सही फायदा उठाया है। बेचारी इतनी सॉफ्ट नेचर की है, इसलिए तुझे कोई जवाब नहीं देती, वरना आजकल की बहू तो बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बाहर रहती हो इसीलिए मेरी बहू के नेचर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम तारीफ कर रही हो। अरे सच बोल रही हूँ, तुम्हारी बहू बहुत अलग है। मैंने आज तक उसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। अगर ऐसी सॉफ्ट नेचर रहा तो कोई भी ऐरा गैरा तेरी बहू का वो लूट कर चला जाएगा। लिख कर ले ले। अच्छा, सबको लगता है मेरी बहू बहुत सॉफ्ट नेचर की है, सबकी गलतफहमी है। एक दिन जरूर टूट जाएगी, बस समय आने दो। अरे अब मैं तुझे समझाना ही नहीं चाहती, बस बहुत हो गया। अब बस बहू से बोलकर पानी पिलवा दे। तुझे समझाते समझाते मेरा गला सूख गया है। दोनों बातें कर रही थी। तभी कोमल पानी और चाय दोनों लेकर आती है और अपनी सास और पड़ोसन को देती है। अरे देख कितनी समझदार है तेरी बहू, पानी मांगा था चाय लेकर आई है, कितनी अच्छी है। हाँ, पानी के बदले चाय मिल जाए तो देने वाला इंसान बहुत अच्छा ही हो जाता है। क्या क्या कहा, समझी नहीं, फिर से बोलना जरा। अरे कुछ नहीं, बस खुद से बातें कर रही थी। और बता, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर उस दिन बहू ने मेरी मदद ना की होती पैसों से, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। तू भी घर पर नहीं थी, इसलिए बहू से पैसे मांग लिया। अच्छा, तभी सोचो इतनी तारीफ क्यों हो रही है बहू की। कुछ कहा क्या? ऐसा क्या बोल रही है जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अरे जो भी बोलना है जोर से बोल। नहीं तो मैंने अभी क्या, पहले भी कुछ नहीं कहा था। सामली भी बातें करके घर चली जाती है। तभी कुंती कोमल से कहती है, क्यों रे बहू, तूने सामली को पैसे किससे पूछ कर दिए? मैंने 1000 बार कहा था कि सबकी मदद करना, लेकिन हमारी पड़ोसन की कभी नहीं, क्योंकि उसको जब भी पैसे दिए हैं वो पैसे कभी मुझे वापस मिले ही नहीं है। पता नहीं अब तेरे दिए हुए पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। माँ जी, मैं मानती हूँ मैं थोड़ा सॉफ्ट नेचर की हूँ। कोई भी मेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाने लगता है तो मैं पिघल जाती हूँ, इसीलिए मैंने पैसे दे दिए। तू सिर्फ मुझसे ही जुबान लड़ाना जानती है। मैं भी तेरे सामने रो दूं ना तो तू फौरन पिघल जाती है। अरे बहू, तू बहुत भोली है रे, ऐसे कैसे इतना सॉफ्ट नेचर रखने से चलेगा? माँ जी, सॉफ्ट नेचर की हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अपने दिए हुए पैसे ना निकाल सकूं इतनी पागल नहीं, सब कर लूंगी, आप बस देखती रहो। हे भगवान, मेरी बहू का ये सॉफ्ट नेचर कब बदलेगा? इतना अच्छा होना भी सही नहीं है, कहीं इसका अच्छेपन का कोई गलत फायदा ना उठा ले। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कुंती अपनी बहू के सॉफ्ट नेचर को देखकर कोमल को ताना मारना भी बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन सास बहू दोनों बाजार जाते हैं। रास्ते में कोई उसकी सास का पर्स छीन लेता है। कुछ दूर कोमल उस चोर को अपने पैर से रोकती है और पकड़कर कहती है, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी माँ जी का पर्स चुरा के? बहन जी, अरे बहन जी, जानबूझ के चोरी नहीं की है बहन जी, गलती से हो गई बहन जी, माफ कर दीजिए बहन जी। अरे हमारे घर में हमारी बीमार माँ है, 4 कुंवारी बहनें हैं बहन जी। अरे हम बहुत गरीब है बहन जी, काम मांगने जाते कोई काम नहीं देता बहन जी, हर कोई बेइज्जत करके भगा देता है बहन जी। इसी कारण मजबूरी में चोर बने हैं। हमारी माँ दवाई के बिना मर जाएगी, हमारी कुंवारी बहन शादी ना होने पे खुदकुशी कर लेगी। अरे बहन जी, कुछ तो दया कीजिए। अरे भैया, कोई बात नहीं, आपकी माँ बीमार है, रुकिए मैं आपको और पैसे देती हूँ, आप उनके लिए खाने की कुछ चीजें भी खरीद लेना।
शुक्रिया बहन जी, आप तो बहुत ही नेक दिल निकली। ये लीजिए आपकी सास का पर्स। कोई बात नहीं, ये भी ले जाइए, मैं माँ जी को समझा दूंगी। आप ये पैसे और माँ जी के पैसे दोनों ले जाइए। कोमल के इतना बोलते ही चोर वहाँ से चला जाता है और खुद से कहता है, हमारा नाम बिरजू है, बिरजू। किसी को भी झांसे में ले सकते हैं। और ये आजकल की औरतें तो इतना इमोशनल फूल होती हैं। दूसरी तरफ कोमल की सास कोमल से कहती है, अरे मंद बुद्धि, तेरा क्या करूं मैं? ऐसे कैसे तूने हाथ आए चोर को छोड़ दिया? अरे इतनी बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? लेकिन माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? बेचारे की माँ बीमार थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की, और कुछ नहीं। लेकिन तूने ऐसा किया ही क्यों भला? बता मुझे। उस दिन भी सामली आकर रोने लगी तो उसे पैसे दे दिए। चल उसका तो ठीक है, लेकिन तूने चोर को भी पैसे दे दिए, क्यों? माँ जी मैं क्या करूँ? कोई मेरे सामने अगर रोने लगता है तो मेरा दिल पसीज जाता है। मेरा सॉफ्ट नेचर के कारण मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। हाय रे, तेरा सॉफ्ट नेचर कभी हमें डुबा लेगा। अब बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पर्स चाहिए। उसमें तेरे ससुर जी की आखिरी तस्वीर थी। हाय, अब मेरा क्या होगा तेरे ससुर के बिना? माँ जी आप रोइए मत, मैं अभी जाकर आपके पर्स से ससुर जी की तस्वीर लेकर आती हूँ। क्या मतलब क्या है तेरा? सिर्फ तस्वीर लेकर आएगी? अरे मुझे मेरा पूरा पर्स चाहिए, और पर्स के पूरे पैसे भी। जा जाकर लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं उनको बोलूँगी तो चोर भैया दे देंगे मुझे आपका पर्स। अभी जाती हूँ। हाँ हाँ, तेरा रिश्तेदार जो ठहरा है दे ही देगा। कोमल अब उस चोर के पीछे चली जाती है सास का पर्स लेने। बहुत ढूंढने के बाद भी आखिरकार कोमल को वो चोर मिल ही जाता है। अरे सुनिए ना चोर भैया, अरे ओ चोर भैया। अरे बहन जी, आप हमारे पीछे पीछे चल रही हो? अरे कोनो जासूसी कर रही हो का? नहीं, मैं अपनी सास का पर्स लेने आई हूँ। उस पर्स में मेरे ससुर जी की आखिरी तस्वीर है, उसे ही वापस लेने आई हूँ। और हाँ, पैसे भी चाहिए। आप मेरा सारा पैसा रखिए, लेकिन मेरी सास का पर्स लौटा दीजिए। अरे बहन जी, पगला पगला गई हो का? अरे बहन जी कह रहे हैं तो क्या माँ बन के हमारे सर पे नाचोगी? चुपचाप से पीछे हट जाओ, वरना ये चाकू देख रही हो, काट देंगे। भैया आराम से दे दो पर्स, वरना सही नहीं होगा। मैं जितना सोचती हूँ सबके साथ प्यार से रहूं, लोग मेरे सॉफ्ट नेचर का उतना फायदा उठाते हैं। अरे अरे, बहुत भारी मजाक कर रही हो तुम। शायद तुमको पता नहीं है कि हम कौन है। हम है बिरजू, बिरजू भैया। अरे हमसे जो भी पंगा लेता है कब्र में जाके सोता है, समझी? और तुम हमसे पंगा लेने आ रही हो, तुमको ये बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं निकल जाओ यहाँ से, वरना फिर हमको कुछ नहीं बोलना। चोर जैसे ही कोमल को चाकू मारने की कोशिश करता है, तभी कोमल उसे पकड़कर उठाकर पटक देती है और चोर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद कोमल उस चोर को कंधे पर उठाकर अपनी सास के पास लेकर जाती है। वहाँ सामले भी खड़ी होती है। अरे बहू, तू इसे ऐसे कंधे पर कैसे उठाकर ले आई, और ये बेहोश कैसे हो गया? क्योंकि माँ जी, मैं पहले पहलवान थी। मेरे गुस्से की वजह से मैंने अपना नेचर बदल लिया था, लेकिन मेरा सॉफ्ट नेचर देखकर सभी मेरा फायदा उठाने लगे। तो सोच रही हूँ फिर से पहले जैसी बन जाऊं। लेकिन मुझे अपना नेचर सॉफ्ट ही पसंद है, तो आप भी मेरा सॉफ्ट नेचर देखकर फायदा मत उठाना। कोमल की सच्चाई जानकर दूसरे दिन सामली कोमल का सारा पैसा लौटा देती है और कोमल फिर से सॉफ्ट नेचर की बन जाती है और सास उसे कुछ नहीं कहती।